तो दोस्तों, टुडे इज द फर्स्ट ब्लैंक पेज ऑफ द 365 पेज बुक, सो राइट अ गुड वन। आज जो 365 पेजेस वाली किताब है उसका पहला पन्ना भरने का समय आ गया है और कोशिश करना इस पूरी किताब को आप इस तरीके से भरो कि आपके आगे आने वाली जो किताबें हैं वो भी उसे याद रखें। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जनवरी 1, 2019 और डे है ट्यूसडे एंड आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ, पर उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है ईट राइट इंडिया कैंपेन के बारे में। द ईट राइट इंडिया कैंपेन बाय द फसाई सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है ईट राइट कैंपेन को। ए कह रहा है टू चेक एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इन होटल्स रेस्टोरेंट्स इन मेजर मेट्रो सिटीज। तो जो एडल्ट्रेशन होती है फूड की उसको चेक करने के लिए लॉन्च की गई है ईट राइट कैंपेन, ऐसा पहली ए वाली स्टेटमेंट पूछ रही है। बी कह रही है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सी कह रही है टू एक्सपैंड द लिंकेज बिटवीन फार्मर्स एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और डी वाली स्टेटमेंट कह रही है टू एक्सपैंड द कवरेज ऑफ फूड ग्रेन्स टू दी BPL बेनिफिशियरीज। और जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ और पेज नंबर 1 पे आज जो आपको पहली खबर मिलती है वो है ट्रिपल तलाक बिल से रिलेट करते हुए। तो ट्रिपल तलाक बिल को फाइनली पेश किया गया राज्यसभा के अंदर, और फिर क्या हुआ, राज्यसभा के अंदर अपोजिशन के मेंबर सामने आए और उन्होंने अपोज करना चालू कर दिया इस बिल के कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेस को, और यहाँ पे राज्यसभा को एडजॉर्न कर दिया गया है 2 जनवरी तक। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रिपल तलाक बिल के बारे में। ट्रिपल तलाक बिल, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, इज द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018। अब यहाँ पे एक और जो सवाल मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था वो ये है कि राज्यसभा के अंदर ही इस बिल को पहले क्यों पेश किया गया। उसका मैंने आपको पूरा समझाया था कि जब यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व होती है उस समय पे कौन से बिल लैप्स होते हैं, कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जो बिल है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा के अंदर। तो अगर लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, जो कि 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होने भी वाला है, तो क्या होगा, जो बिल होगा वो लैप्स नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे सरकार ने पेश किया था ये बिल राज्यसभा के अंदर। जो हमारा द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018 है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर एक तो चीज़ ये है कि हमारे सामने एक ऑर्डिनेंस था, सितंबर 2018 में आया था, उसको रिप्लेस करके हम लोग इस बिल को सामने लाना चाहते हैं। इस बिल के अंदर जो ट्रिपल तलाक है, जिसे हम तलाक बिद्दत कहते हैं, उसको बैन किया गया है। बोला गया है कि अगर कोई तलाक यहाँ पे देता है तो उसको इम्प्रीजनमेंट हो सकती है ऑफ अप टू 3 इयर्स और यहाँ पे फाइन भी लग सकता है। और यहाँ पे ये बिल ये कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा यहाँ पे वाइफ को, उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस होगा। और यहाँ पे जो बेल है वो भी ली जा सकती है, पर उसी कंडीशन पे जब मजिस्ट्रेट यहाँ पे जो महिला है उसकी सारी की सारी दलीलें सुन ले। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन चीजों को भी याद रखना, पहले भी डिस्कशन में ले चुका हूं। आज की जो न्यूज है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। गवर्नमेंट रिजेक्ट्स डिमांड्स टू सेंड ट्रिपल तलाक बिल टू हाउस पैनल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है इस चीज को। यहाँ पे राज्यसभा के अंदर एक बात उठी थी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल को राज्यसभा के पैनल के पास भेज दिया जाए, और उस चीज को यहाँ पे सरकार ने मना किया। एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज हुआ और यहाँ पे हाउस को क्या कर दिया गया है, एडजॉर्न कर दिया गया है। अब यहाँ पे एडजॉर्न करने का क्या मतलब होता है, एडजॉर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे सिटिंग होती है उस पर्टिकुलर सदन की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन दोनों के अंदर ही यहाँ पे एडजॉर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सिटिंग यहाँ पे समाप्त हो जाती है और अगली डेट भी दी जाती है कि अगली सिटिंग किस डेट पे होगी। तो राज्यसभा के अंदर जब यहाँ पे एडजॉर्न किया गया तो अगली डेट दी गई यहाँ पे जनवरी 2। अब यहाँ पे देखो कौन एडजॉर्न करता है, इस चीज को भी याद रखो। राज्यसभा के अंदर कौन करते हैं, चेयरमैन करते हैं, जो कि राज्यसभा के यहाँ पे सभापति होते हैं। और यहाँ पे लोकसभा के अंदर कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। तो जो भी यहाँ पे हेड ऑफ द हाउस होंगे या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनके पास पावर होता है एडजॉर्न करने का। एडजॉर्न के साथ एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाइन। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्पेसिफिक डेट या टाइम नहीं देते कि अगली बार जो सदन है वो कब मिलेगा। तो इन दोनों चीजों को याद रखना, एडजॉर्न करना और एडजॉर्न साइन डाइन। ओके, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है वो रिलेट करती है हमारे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से।
बात क्या हुई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंदर, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सिर्फ इसके नाम में ही नेशनल है, रिलेट करता है ये सिर्फ और सिर्फ असम से। इसको क्यों लेकर आया गया था? इसके बेसिस पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब द एक्सरसाइज इज एम्ड एट आइडेंटिफाइंग इलीगल इमिग्रेंट्स इन द स्टेट, और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं, असम के अंदर। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखे गए थे एनआरसी के इंक्लूजन के अंदर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, मेरे साइड में आ रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पर्सन इंक्लूडेड इन दी 1951 सेंसस, और यहाँ पे जिनका एनरोलमेंट किया गया था इलेक्टोरल रोल्स के अंदर मार्च 24 1971 की मिडनाइट तक। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेज हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो अपनी स्क्रीन पे हिस्टोरिकल टाइमलाइन एनआरसी की किस तरीके से चली। 1946 के अंदर सबसे पहले फॉरेनर्स एक्ट पास किया गया था, जिसने यहाँ पे स्टेट को एम्पावर कर दिया था कि जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर डिपोर्ट किया जा सकता है। फिर 1951 के अंदर सेंसस कंडक्ट किया गया और एनआरसी बनाई गई। 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान वाली जो वॉर हुई और बहुत सारे यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं वो असम के अंदर आ गए। 1983 के अंदर नेले मैस्करे हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ पे 2000 और 10,000 के बीच में यहाँ पे मुस्लिम्स मैसेकर्ड हुए। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1985 के अंदर यहाँ पे असम अकॉर्ड साइन किया था, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। फिर यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाए गए सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अंदर 1985 में, और 2005 के अंदर एक सोनावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसने जो भी यहाँ पे प्रोविजंस थे यहाँ पे आईएमडीटी के, उसको यहाँ पे साइड में रखा गया। फिर 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक हजेला जी को अपॉइंट किया एज दी एनआरसी कोऑर्डिनेटर। 2016 के अंदर क्या हुआ था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यहाँ पर हमारे सामने आया, जिसके अंदर जो 6 रिलीजियस कम्युनिटी थी जो कि यहाँ पे 3 देशों से रिलेट करती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको यहाँ पे हमारे देश में सिटीजनशिप का अधिकार देने की यहाँ पे बातचीत की गई। इसको भी आगे डिस्कशन में लेंगे। एक और न्यूज़ इसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हुए आई है। फिर 2018 के अंदर हम लोगों ने देखा हमारे सामने एक फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो कि एनआरसी ने यहाँ पे पब्लिश करी थी, और इसके जो ऑब्जेक्शंस थे इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस आगे चलाए गए। तो जब ये ड्राफ्ट लिस्ट हम लोगों के सामने आई थी तो ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि 40 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया है इस एनआरसी की लिस्ट ने। फिर यहाँ पे सरकार ने एक ओपन एंडेड चीज़ रखी थी कि अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, तो आप यहाँ पे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के अंदर जाकर यहाँ पे अपने जो केसेस हैं उन्हें प्रूफ कर सकते हो। फाइनली सारी की सारी बातों के बाद December 15 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई थी। फिर यहाँ पे कुछ लोग वापस से गए सुप्रीम कोर्ट के पास, रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे असम के अंदर कुछ लोकल इलेक्शंस थे, उस वजह से बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हो पाए कि यहाँ पे उनको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ डिसाइड करते हुए 31 December लास्ट डेट रखी गई यहाँ पे अपना क्लेम फाइल करने के लिए। यहाँ पे कितने लोगों ने क्लेम फाइल किया उसकी लिस्ट सामने आ गई है, और मैं आपको बताऊं जिन 40 लाख लोगों को छोड़ दिया गया था उनमें से 30 लाख लोगों ने यहाँ पे क्लेम फाइल किए हैं, और क्लेम बढ़ते हुए नजर आए जब यहाँ पे एक लीगेसी डेटा वाला इशू सॉल्व हो गया। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो विंडो जो थी वो क्लोज हो गई, और यहाँ पे 40 लाख में से 30 लाख लोगों ने रीअप्लाई किया कि हमारा जो नाम है वो एनआरसी की लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। ओके, फाइनल अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट की, इसको पब्लिश किया गया था ऑन जुलाई 30, 2018 ना। इनमें से जितने भी लोगों का नाम एक्सक्लूड था उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो चीज़ें थी फॉरेस्ट ट्राइब्यूनल के अंदर रखी, और अब उनको ये उम्मीद है कि हमारा नाम यहाँ पे एनआरसी की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैंपेन कर रहे थे, और फाइनली यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है कि एनआरसी एक्सरसाइज को ख़त्म करने की जो डेडलाइन है वो जून 2019 हम लोगों ने रख दी है। तो यहाँ पे जो अगली स्लाइड आ रही है आपके सामने वो कह रही है AB खंडारकर जो कि गुवाहाटी बेस्ड एक्टिविस्ट है, उनका ये कहना है कि जो नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो 30 लाख लोगों ने यहाँ पे रीअप्लाई किया है, उसका रीज़न ये है जब से एक पर्टिकुलर क्लॉज था जो कि लीगेसी से लिंक करता था उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो डॉक्यूमेंट की जो ऑब्टेनमेंट की जो यहाँ पे लिस्ट है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई। अब हुआ क्या था, लोगों को अपनी लीगेसी दिखानी थी कि जो यहाँ पे फिगर्स एनआरसी 1951 के अंदर थी उससे भी पहले उनके लोग थे, उनके जो लोग थे उनके एंसेस्टर्स थे, इंक्लूडेड थे उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, या यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है इलेक्टोरल रोल है मार्च 24, 1971 तक, उसके अंदर उनके जो लोग थे एंसेस्टर थे उनका नाम इंक्लूडेड था।
अब यहाँ पे लोगों को यह हक नहीं दिया जा रहा था कि वो जो उन्होंने पहले किसी और पर्सन से यहाँ पे लीगेसी दिखा रखी हो उस पर्सन को यहाँ पे चेंज कर सके। बट फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे सरकार ने इस पर्टिकुलर क्लॉज को अलग रखा और सरकार ने बोला कि आप नए लीगेसी पर्सन को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और उस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि द नंबर ऑफ क्लेम्स हैव बीन इंक्रीज्ड और जून 2019 के अंदर फाइनली जो एनआरसी की जो रिपोर्ट है वो हमें पब्लिश होती हुई नजर आएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो पेज नंबर 1 पे ये न्यूज आई है। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों के बारे में जिनको अपने मोबाइल फ़ोन से एडिक्शन है, पूरे दिन अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में रखे रहते हैं और कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी यहाँ पे चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया से इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे अगर उनको लत लग गई है तो उसे छुड़ाने के लिए एक नई ऐप आई है जिसके बारे में आज यहाँ पे खबर आई है, एन ऐप टू क्योर योर मोबाइल एडिक्शन। तो डॉक्टर्स हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से रिलेट करते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मोबाइल ऐप को डेवलप किया है जिसकी वजह से वो रिड्यूस कर पाएंगे मोबाइल यूसेज। यहाँ पे जो सर्विस फॉर हेल्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शट क्लिनिक है उसने डेवलप किया है डिजिटल डिटॉक्स ऐप। अब ये जो ऐप करती है क्या करती है, जो बिहेवियरल चेंज होते हैं उनको यहाँ पे डिटेक्ट करती है। और ये जो ऐप है अगर आपको भी यहाँ पे इसी तरीके की कोई लत है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट ये ऐप इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे देश में जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन होने लगी है अपने मोबाइल फ़ोन्स की। ओके, तो इसी वजह से ये जो ऐप है ये बनाई गई है। अब देखो जो एडिक्शन होती है उसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है कि जो अब एडिक्शन हो जाती है वो एडिक्शन किस वजह से हो रही है और उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। नेगेटिव इफेक्ट है आपको यहाँ पे एक पिक्चर आ रही है उसमें सेकंड पॉइंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि देखो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, आइज़ के ऊपर स्ट्रेन्स होते हैं, यहाँ पे लोनलीनेस होने लगती है, लोगों को बोर्डम होने लगता है। और यहाँ पे वो लोग उस वजह से जो सोशल मीडिया का यूसेज है वो अपना बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे जो सोशल मीडिया यूजेज है वो उनके अकेडमिक्स को इफेक्ट कर रही है, वर्क को इफेक्ट कर रही है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी इफेक्ट कर रही है। तो अगर आपके भी अगर अकेडमिक्स को इफेक्ट कर रहे हैं आपके इस तरीके की एडिक्शन, तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान देना। नया साल है तो आप लोग नया रिजोल्यूशन भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो ऐप है ये बहुत सारे सजेशंस देती है, आपको हेल्प करती है इस पर्टिकुलर एडिक्शन से दूर जाने के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहां पे बात हो रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है कालिया। तो कालिया स्कीम का नाम है। स्कीम की फुल फॉर्म है यहाँ पे कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। स्कीम आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे बात हो रही है। जो स्कीम है ये सिर्फ ओडिशा की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे स्कीम है जो कि सपोर्ट कर रही है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जहाँ पे बाकी सारी जो स्टेट्स हैं वो लोन वेव ऑफ की बात कर रही हैं, उड़ीसा ने लोन वेव ऑफ नहीं किया है पर एक दूसरे मेथड से यहाँ पे फार्मर्स की मदद करने की कोशिश यहाँ पे उड़ीसा की सरकार कर रही है। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो कालिया स्कीम के अंदर होने वाला है वो 10,000 करोड़ रुपए का होने वाला है, जो कि यहाँ पे 3 साल के पीरियड तक चलेगा। मतलब 2020-21 वाले जो हमारा जो फिस्कल ईयर है उस तक यहाँ पे चलने वाला है। इस स्कीम की अगर हम लोग बात करें, सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 10,000 रुपए का सालाना। तो पर ईयर 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। 5,000 रुपए यहाँ पे खरीफ सीजन में दिए जाएंगे और 5,000 रुपए यहाँ पे रबी सीजन के अंदर दिए जाएंगे। 30 लाख फार्मर्स उड़ीसा के जो हैं वो यहाँ पे बेनिफिट लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का, जो कि परचेज करते हैं पेस्टिसाइड्स और सीड्स को इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। एक और चीज़ जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ये है कि लाइवलीहुड सपोर्ट भी यहाँ पे मिलने वाला है। जो लैंडलेस हाउस होल्ड है उनको 12,500 रुपीज़ पर फैमिली भी यहाँ पे दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। और यहाँ पे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो इस स्कीम को और भी अपने लाइवलीहुड मेथड्स के लिए अवेल कर सकते हैं। लाइवलीहुड मेथड मतलब और कोई यहाँ पे फार्मिंग के अलावा और कोई यहाँ पे अपना प्रोफेशन, जैसे यहाँ पे गोट ट्रेडिंग यूनिट वो लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और बर्ड यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डकरी यूनिट, फिशरी यूनिट, मशरूम कल्टीवेशन या बी कीपिंग भी वो लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मेन यहाँ पे टारगेट है 10 लाख हाउस होल्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे लैंडलेस हाउस होल्ड्स को यहाँ पे 12,500 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। मेन मकसद यही है कि सबको हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसे डबल करना है। आगे यहाँ पे जो 5 लाख लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा किसी भी स्कीम के अंदर, उनको यहाँ पे 10,000 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेगी यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट। इसके साथ साथ आप देखो आपकी अगली स्क्रीन पे आ रहा है कि इसके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट भी देने का फैसला किया है कल्टीवेटर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, जो कि कवर करेगा 2 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पे एडिशनल पर्सनल असिस्टेंस कवर भी दिया जाएगा, एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा 2 लाख रुपए का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जिसके अंदर 57 लाख फार्मर्स या हाउस होल्ड्स यहाँ पे बेनिफिट होने वाले हैं।
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो फार्म लोन्स हैं जो यहाँ पे 50,000 रुपये तक के हैं उनको इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे ब्याज कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे इससे पहले जो फार्म लोन थे 50,000 रुपये से नीचे वाले, वहाँ पे 1% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम आ गए हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 6 मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2018। तो 2018 के अंदर यहाँ पे 6 मॉन्यूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मॉन्यूमेंट्स के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है समझना कि असलियत में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स या नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे देश में एक एक्ट है 1958 का, ये पर्टिकुलर एक्ट है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, जिसके अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो एरेक्शंस हैं, वो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो ट्यूमुलस हैं, वो प्लेसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो केव हो, रॉक स्कल्पचर हो, कोई इंस्क्रिप्शन हो, मोनोलिथ हो, जिसकी हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस हो और वो एग्जिस्टेंस में हो 100 साल से ज़्यादा से, तो कम से कम 100 साल तो होने ही चाहिए एग्जिस्टेंस में। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते हैं एज दी एंशिएंट मॉन्यूमेंट। यहाँ पे आप देखोगे कि 2017 के अंदर 3686 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थे ASI के अंडर, और वो 2018 में जब यहाँ पे 6 और मॉन्यूमेंट जुड़ गए उनकी संख्या हो गई 3693। सबसे ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, संख्या है 745। उसके बाद कर्नाटका के अंदर है 506 और फिर तमिलनाडु के अंदर है 413। यहाँ पे याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। According to the Ministry of Culture, about 321 of these centrally protected monuments have been encroached upon. ओके यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि यहाँ पे लोगो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो आपकी स्क्रीन पे रेड एंड कलर से लिखा हुआ है कि कौन से वो 6 मॉन्यूमेंट्स थे जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। सबसे पहले जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है यहाँ पे जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, 125 साल पुरानी वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उसको डिक्लेयर किया गया। 2 यहाँ पे मुगल एरा के मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के अंदर, एक है हवेली ऑफ आगा खान और दूसरी है यहाँ पे हाथी खाना, उन दोनों को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। इसके साथ है एंशिएंट नीम राना बाउरी जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। एक है ग्रुप ऑफ टेम्पल जो कि रानीपुर झरियाल के अंदर लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर। साथ है एक विष्णु टेम्पल है जो कि कताली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बन चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। आप देखोगे 2016 और 2017 में कोई भी नए मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया था इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। और जो सबसे आखिरी जो मॉन्यूमेंट था जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था वो था विष्णु टेम्पल इन नदाव्याल इन केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वो भी 2015 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पे 2015-16 में कोई भी मॉन्यूमेंट को नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और अब 6 मॉन्यूमेंट जुड़ चुके हैं। जिन भी मॉन्यूमेंट्स के नाम दिए हैं उनको आप गूगल सर्च करके देखोगे और एनालाइज करोगे कि उनका जो आर्किटेक्चर है वो किस किस तरीके का है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे बात हो रही है रिव्यू हियरिंग इन ओपन कोर्ट रेयर। तो यहाँ पे बात हुई सबरीमाला केस के बारे में। सबरीमाला केस का जो वर्डिक्ट आया था उसके बाद बहुत सारी रिव्यू पिटीशन देखने को मिली। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे एक बेंच बिठाएंगे और यहाँ पे एक ओपन कोर्ट किया जाएगा। ओपन कोर्ट में यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि जो पहले डिसीजन लिया गया था सबरीमाला सिलेक्ट करते हुए महिलाओं की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए वो सही था या नहीं। जब यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है तो एनालिसिस में यहाँ पे उस चीज़ को रिलेट किया जा रहा है। केशवानंद भारती केस जो कि 1975 का केस है उसके अंदर भी एक रिव्यू बेंच बैठी थी, पर वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो गई थी कि वहां पे जो केशवानंद भारती वाला जो केस था उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी वो 13 जजेस की थी और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की बेंच थी और उसी नंबर ऑफ जजेस की बेंच यहाँ पे रिव्यू के अंदर भी बिठा दी गई थी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे डिसीजन दे देती है तो अगर उस डिसीजन से ऊपर को डिसीजन देना होता है या उस डिसीजन को चेंज करना होता है तो उस बेंच से बड़ी बेंच, बड़ी संख्या में बेंच हम लोगों को बिठानी पड़ती है। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे ओपन कोर्ट की हियरिंग होगी
5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो डिसीजन था सबरीमाला जजमेंट से रिलेट करते हुए। और ये जो यहाँ पे रिव्यू हियरिंग होगी ये बहुत ही एक्सेप्शनल होगी, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में किया जाता है। यहाँ पे याद किया गया है 43 ईयर्स पहले जो यहाँ पे ओपन कोर्ट रिव्यू ने किया था यहाँ पे केशवानंद भारती वर्डिक्ट का। केशवानंद भारती वर्डिक्ट 1975 का वर्डिक्ट है जो कि हमारे सामने लेकर आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे A.N. रेजी, और उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर रिव्यू बेंच को, जो केशवानंद भारती वाली जो बेंच थी, उसको यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया था। तीसरे ही दिन यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया था। इसी चीज को यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है सबरीमाला केस से। सबरीमाला केस में यहाँ पे हुआ क्या, सबरीमाला के अंदर जो महिलाएं हैं जो कि मेंस्ट्रुअल एज के अंदर हैं, उनको बोला जाता था कि आप जो टेंपल है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो 10 और 50 ईयर्स के बीच की जो महिलाएं थी उनको बोला गया था कि आप टेंपल के अंदर एंटर नहीं करोगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला लिया कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं लगता है जो कि महिलाओं और यहाँ पे जो मेल काउंटर पार्ट है उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन रखे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला था कि यहाँ पे जो केस है वो महिलाओं की डिग्निटी का है और जेंडर इक्वेलिटी का है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, स्टेट गवर्नमेंट में भी हुई, अपोजिशन पार्टियों ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, वो ये कहता है कि अगर आपको एक जो बेंच है को इक्वल स्ट्रेंथ की, वो यहाँ पे ओवर रूल नहीं कर सकती किसी भी जजमेंट को। तो अगर कोई जजमेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लिया है तो आपको कम से कम 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठानी ही पड़ेगी उस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए या उस डिसीजन को यहाँ पे बदलने के लिए। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, लैंडमार्क ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे साथ साथ उसे पढ़ते हुए चलो। केशवानंद भारती जजमेंट जो था, जो कि 13 जजेस बेंच का एक जजमेंट था, जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जो कि आज तक हमारे देश में बैठी है। अप्रैल 24, 1973 का ये जजमेंट था और बहुत ही क्लोज कट फाइट चली। 7:6 के रेशियो से यहाँ पे इस चीज़ को सामने रखा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्लियामेंट ऑर्डर नहीं कर सकती, उसको ऑल्टर नहीं कर सकती किसी भी अमेंडमेंट द्वारा। यहाँ पे जो रिव्यू बेंच बैठी विद चीफ जस्टिस रे, उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा। देखो वो जो यहाँ पे रिव्यू बेंच बैठी थी वो सिर्फ 13 जजेस की थी, तो चाहे वो कोई जजमेंट देती या नहीं देती उसका कोई भी इफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी था कि कम से कम 15 जजेस की बेंच तो बैठे ही। यहाँ पे एक बायोग्राफी है नानी पलेखवान की, द कोर्ट रूम जीनियस। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे 1975 का जो जजमेंट था केशवानंद भारती का, उसके वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डालना, उसको रिव्यू करना एक अपने आप में क्लम्सी अटेम्प्ट था। ठीक है, तो सबरीमाला से लेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिनके लिए इसी हमें चीज़ को एनालाइज करना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो ओपन कोर्ट हियरिंग करेगी इस पर्टिकुलर रिव्यू पिटीशन की, वो अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ होगी। यहाँ पे एक एंड आर्टिकल है अनटिल ए जजमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फिलॉसफी है रिव्यू के बेसिस पे वो AR अनटिल ए जजमेंट से रिलेट करती है सुप्रीम कोर्ट के। इन सब चीज़ों को लिख लेना जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि देखो एरर किसी से भी हो सकता है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो अपेक्स बेंच से भी हो सकती है, तो वो कोई एक्सेप्शन नहीं है और गलतियों को सुधारने का हर किसी को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है होम बायर्स फेयर डाइल्यूशन ऑफ रियल एस्टेट एक्ट। तो जो हमारा रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे चेंज करने की, कुछ चीज़ें बदलने की यहाँ पे प्लान कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज वाला क्लॉज है, उसको यहाँ पे इन्वोक करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उसके लिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो यहाँ पे विंडो है वो एंड हो जाएगी May 1, 2019 तक। यहाँ पे जो होम बायर्स हैं उनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि ये जो डाइल्यूशन होगा ये कहीं ना कहीं जो एक्ट का जो मेन पर्पस है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं कम कर देगा। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, सेक्शन 91 ऑफ द रेरा एक्ट। वो यहाँ पे सेंटर को ये पावर देता है, सेंटर को ये अधिकार देता है कि सेंटर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर इशू करके जो भी डिफ़िकल्टी आ रही हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करते समय, उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है।
यहाँ पे जो सेक्शन 91 है रेरा एक्ट का, वो कहता है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डर इशू करेगी, ऑफिशियल गजेट में निकालेगी विद इन 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे 2 साल हो गए हैं इस एक्ट को कमेंस होते हुए, तो अब यहाँ पे जो अधिकार आ गया है और यहाँ पे कोई जो चीजें हैं उनको चेंज ना कर दे, ये डर लग रहा यहाँ पे कंज्यूमर्स को। तो जो बिल्डर्स हैं उनकी तो डिमांड यही है कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट आए जो पर वो कुछ जो बेसिक फैब्रिक है इस एक्ट का वो शायद बदल देगा। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसके पास काम था यहाँ पे सिटीजनशिप बिल 2016 से डील करने का, उसने उस बिल को यहाँ पे उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। उसके पास जितने भी प्रपोजल आए थे अपोजिशन पार्टी से, उनमें से किसी भी प्रपोजल को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने। सबसे पहला सवाल जो आज मैं आपके साथ डिस्कशन में लूंगा वो था कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। बहुत सारे लोग आप लोग मेरे से सवाल पूछते हो। देखो, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो एक टाइप की एड हॉक कमेटी होती है जो कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म की जाती है। नाम है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट का मतलब होता है मिला जुला। तो यहाँ पे कुछ मेंबर यहाँ पे लोकसभा के होते हैं और कुछ मेंबर यहाँ पे राज्यसभा की भी होते हैं। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते के 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड को ध्यान से सुनना। पहला मेथड क्या होता है कि किसी भी हाउस में यहाँ पे मोशन पेश किया जाए, जो मोशन है उसे पास कर लिया जाए और जो मोशन है उसको एग्री कर लिया जाए दूसरे हाउस के अंदर, तो उस बेसिस पे यहाँ पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म कर दिया जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि दोनों जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस के, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं और जो यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन है, वो आपस में मिलकर बातचीत करें, रिटर्न फॉर्मेट में एक दूसरे को लिखे कि हाँ हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहते हैं। तो इस बेसिस पे भी यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन सकती है। देखो, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, वो हमेशा राज्यसभा के मेंबर के दुगने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर राज्यसभा के 5 मेंबर हैं यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, तो यहाँ पे लोकसभा के 10 मेंबर होंगे। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखना। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसको भी डिसाइड किया जाता है, वो सेम नहीं रहती है। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे बात हो रही है जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2016 वाला, वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को यहाँ पे अमेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी टू इलीगल माइग्रेंट जो कि यहाँ पे 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और यहाँ पे 6 रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन से। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको इग्नोर किया गया है इस पर्टिकुलर सिटीजनशिप बिल के अंदर। तो यहाँ पे इस बिल का अपोजिशन क्यों चल रहा था? बिल का अपोजिशन इसलिए चल रहा था कि यहाँ पे जो असम के अंदर जो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि आ गए थे एनआरसी के टाइम पे भी मैं आपको डिस्कशन में ले रहा था कि जब यहाँ पे इंडो पाक वॉर हुई उसके बाद कितने सारे यहाँ पे लोग आ गए, बांग्लादेश से कितने सारे लोग आ गए और भी लोग आते चले गए। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगा। और असम के जो यहाँ पे इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ पे इंडिजीनियस लोग हैं, उनको यहाँ पे खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर बिल का? मेन एम ये है कि हम लोग यहाँ पे सिटीजनशिप ग्रांट करें कुछ प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को जो कि यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लिंक करती हैं। तो यहाँ पे जेपीसी के पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये रिपोर्ट गई, जेपीसी को बताना था कि यहाँ पे जो प्रपोजल है वो सही है या नहीं है। फाइनली ये जो ड्रिफार्ड रिपोर्ट है इसको सर्कुलेट किया जाएगा ऑन जनवरी 3 और यहाँ पे इसको टेबल किया जाएगा ऑन जनवरी 7। अब अपोजिशन प्लान कर रही है कि एक डिसेंट नोट फाइल करे इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हुए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पेज नंबर 11 पे 2 अपॉइंटमेंट होते हुए नजर आए हैं, जल्दी से अपॉइंटमेंट भी देख लो। तो यहाँ पे सुधीर भार्गव जी बन गए हैं नए सीआईसी चीफ, हमारे नए यहाँ पे बन गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कल मैंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन में ली थी। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट कर लेना। सारी की सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल कवर कर दी थी इंडियन पॉलिटी की। ओके, तो यहाँ पे सरकार ने अप्रूव कर दिया है सुधीर भार्गव जी का अपॉइंटमेंट एज दी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एंड CIC इज द हाईएस्ट अपील बॉडी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 वाला, उसके अंदर बनाया गया था CIC को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। इसी के साथ आपको एक और ब्रीफ वाले सेक्शन में खबर मिलती है, VK यादव इज द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन। तो VK यादव जो कि सब जनरल मैनेजर थे साउथ सेंट्रल रेलवे के, वो अब बन चुके हैं एज द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन। इनका भी नाम आप लोग याद रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाले सेक्शन में पेज नंबर 12 पे, और बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनका रिजल्ट हमारे सामने आ गया है और शेख हसीना जी फिर से जीत गए हैं इस इलेक्शन को। न्यूज़ रिपोर्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन एन इलेक्शन मेड बाय वायलेंस एंड एलिगेशंस ऑफ रिप्रेशन अगेंस्ट द अपोजिशन, यहाँ पे अवामी लीग जीत गई है थम्पिंग मेजोरिटी से, और वापस से तीसरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए हमें शेख हसीना जी नजर आएंगी एज द लीडर ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पे अच्छी खासी वोट, यहाँ पे आप देखो स्क्रीन पे जितने भी यहाँ पे रेड कलर का आपको मार्क दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, जो रेड कलर का जो आपको कलरिंग मिल रही है, वो सारी की सारी सीट यहाँ पे अवामी लीग और उनकी कोalition की है, जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है वो है BNP लेड कोalition। तो यहाँ पे 96% ऑफ दी सीट्स जीती हैं यहाँ पे शेख हसीना जी की पार्टी में, और फिर से ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया के लिए शेख हसीना जी हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में रही हैं, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक हेल्प होती है जब एक अच्छा लीडर आता है, और जो लीडर होता है वो दूसरी कंट्री के सपोर्ट में रहता है, तो उससे जो दूसरी कंट्री का भी बेनिफिट देखने को मिलता है, तो हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो पेज नंबर 12 पे ही आपको एक और खबर मिलती है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेट करते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि सीरिया के अंदर जो उनके ट्रूप्स हैं उनको वो वापस बुला लेंगे, पर उस चीज़ से यहाँ पे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें होती हैं उनके ऊपर यकीन करना थोड़ा सा जल्दी से मुश्किल हो जाता है। उससे रिलेटेड उन्होंने एक ट्वीट किया है, न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ट्रंप सॉफ्टन स्टैंड्स ऑन ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम सीरिया। तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से हल्के होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे उनका जो प्लान था वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पे चीज़ें करी हैं, उन्होंने यहाँ पे जो IS है उसको ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें करी हैं, अगर वो और कोई यहाँ पे करता तो वो नेशनल हीरो बन जाता, पर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल हीरो नहीं बनाया गया है। अब शॉकिंग सिचुएशन यही है कि यहाँ पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, उन्होंने इस चीज़ को भी सामने रखा है कि जब तक वो IS को ख़त्म नहीं कर देंगे, अपना जॉब फिनिश नहीं कर देंगे, तब तक उनकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो वहीं पे ही रहेंगी। तो इस चीज़ को भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अभी जो ट्रूप्स उन्हें वापस बुलाएंगे या नहीं। ये तो चीज़ें हैं वो फिर से बदलती हुई नजर आई हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो आधी फोर्स है उनके सोल्जर्स की, उसे वापस बुला लिया जाए। करंटली अफगानिस्तान के अंदर 14,000 सोल्जर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि डिप्लॉयड हैं, जो कि तालिबान के अगेंस्ट यहाँ पे वॉर लड़ रहे हैं। अब तालिबान के साथ यहाँ पे बातचीत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, देखते हैं कि अफगानिस्तान से वापस बुलाते हैं या नहीं। तो अभी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट सामने नहीं आई हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो साफ होती हुई भी हमें नहीं नजर आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम लोग आ गए हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले बात हुई RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपने विचार भी सामने रखे हैं RBI के 25th गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। यहाँ पे एक चीज़ जो वर्ड हमेशा सामने आएगा वो है यहाँ पे ग्रॉस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। अब ये NPA रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो क्या होता है? जो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर उन्हें डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ लोन से, तो जो रेशियो आता है उसको हम लोग कहते हैं NPA रेशियो, जो कि हमें पहले से बेहतर होता हुआ नजर आया। बेहतर मतलब पहले के मुकाबले यहाँ पे कम हो गया है, उसे बेहतर कह रहे हैं। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है कमर्शियल बैंक्स का, वो सितंबर में इंप्रूव हुआ है। सितंबर में रेशियो आया 10.8%, मार्च के अंदर था 11.5%, और यहाँ पे आगे और भी ज़्यादा इंप्रूव कराएंगे ऐसा कह रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 10.3% हो सकता है। कौन निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। यहां पे बताया गया कि जो एसेट की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आई है। लोन लॉस रेशियो अगर हम लोग बात करें बैंक्स का, वो 51% हो गया है। यहाँ पे नेट NPA रेशियो यहाँ पे गिर गया है, 5.3% हो गया था यहाँ पे सितंबर 2018 के अंदर, और मार्च के अंदर 6.2% था। यहाँ पे ग्रॉस और नेट में डिफरेंस है। ओके, और साथ ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR की अगर हम लोग बात करें स्टेट रन बैंक की, वो भी यहाँ पे कम हुआ है। 11.7% था, उससे 11.3% हुआ है। अच्छी खबर है। इसके कारण ये भी है कि जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो PCA फ्रेमवर्क के अंदर थे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले फ्रेमवर्क के अंदर थे, और उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेते हुए। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो CAR है वो हमें यहाँ पे डिक्लाइन और कम होता हुआ नजर आया है। अब आप आ जाओ, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस देखा बैंकिंग सेक्टर ने, बट फिर वो रिकवरी के रूप में आगे बढ़ रहा है, रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहना है RBI की रिपोर्ट का।
इसके साथ साथ जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एनपीए रेशियो आगे और भी हमें अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देश में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर अगर हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बात करें। यहाँ पे जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो होता हुआ नजर आया अलॉन्ग विद द ऑयल प्राइस डिप, एंड दैट इज पर्टिकुलरली पॉजिटिव। तो हमने देखा कि जो ऑयल की जो प्राइस है, तेल के जो यहाँ पे दाम है वो हम लोगों को घटते हुए नजर आए, और उससे रिलेट करते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रिया के अंदर मीटिंग भी हुई थी। और यहाँ पे जिस तरीके से हमारा रुपी भी बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है डॉलर के मुकाबले, वो भी एक बहुत ही इंपैक्टफुल यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट हाफ ईयरली देखोगे आप जीएनपीए का, वो डिक्लाइन हुआ, जो कि हमने पहले ही डिस्कशन में ले लिया, और जीएनपीए पब्लिक सेक्टर लेंडर्स का यहाँ पे कम हुआ, वो हमारा पहला पॉइंट था। यहाँ पे सबसे जो लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ है वो बात कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। उससे रिलेट करते हुए शक्तिकांत दास जी ने बोला कि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, हमारी 7.1% हो गई है। हमारी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे 0.3 to 4% यहाँ पे कम है। उस चीज़ को पॉइंट आउट किया। इसका रीजन क्या रहा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द डिप इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसको हमें ध्यान में रखना है, जिस वजह से जो ग्रोथ है वो फिर भी पॉजिटिव होती नजर आई। और अगर हम बाकी सारे देशों से कंपेयर करें फिर भी हमारी ग्रोथ बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे जो अभी खतरा बिल्कुल हमारे सामने है इकोनॉमी से रिलेट करते हुए, वो है ट्रेड वॉर। जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड वॉर हो रही है, खासकर यूएस जिस तरीके से मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम पे आगे बढ़ चुका है, यूएस और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उस वजह से क्या हुआ है, जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमें हल्की होती हुई, वीकन होती नजर आई है। ऐसा कहना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड ही एक और यहाँ पे छोटी सी एक और न्यूज़ आई है, पेज नंबर 13 पे ही यहाँ पे बात हुई है कि पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जो फ्रॉड्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेना। यहाँ पे अगर आप प्रोग्रेस देखोगे वो बहुत अच्छी रही इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में, धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई नजर आई, ग्रोथ भी होती हुई नजर आई, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन में ली। पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं वो भी अपवर्ड ट्राजेक्ट्री में है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड्स भी यहाँ पे सामने आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है 5,917 फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 41,167 करोड़ रुपीस वर रिपोर्टेड इन द फिस्कल ईयर ऑफ 2017-18। अगर इसी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग यहाँ पे 2014 वाले फिस्कल ईयर से कंपेयर करें तो उस समय जो नंबर ऑफ फ्रॉड के केसेस थे वो 4,306 थे, और अब यहाँ पे 5,917 हो गए हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो अमाउंट था यहाँ पे फ्रॉड था वो 10,170 करोड़ रुपीस था, और अब 2017-18 वाले फिस्कल ईयर के अंदर यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो 41,167 करोड़ रुपीस है। तो फ्रॉड्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ग्रोथ के साथ। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पे खबर आई है आरबीआई रिजर्व रेशियो अमंग दी हाईएस्ट। तो आरबीआई का रिजर्व रेशियो, पहली बात तो ये रिजर्व रेशियो क्या होता है? रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है जो रिजर्व्स हैं एज अ परसेंट ऑफ द टोटल बैलेंस, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व रेशियो। और न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो हाउ डिफरेंट कंट्रीज फेयर। तो रशिया के 28.6% का रिजर्व रेशियो है, साउथ अफ्रीका 27.6%, इंडिया 26.2%। उसके बाद बाकी सारे देश हैं, चाहे वो टर्की हो, इंडोनेशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, यूके हो, ब्राजील हो या यूएस हो। तो इंडिया 3rd नंबर पे आती है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिजर्व रेशियो है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिजर्व रेशियो की परसेंटेज है। यहाँ पे ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि रिजर्व्स जब तक बेचे नहीं जाएंगे हम उनकी असली वैल्यू नहीं नाप सकते, इस चीज़ को भी याद रखना। पर ये जो रिपोर्ट है निकाली है एक कंसल्टेंसी फर्म ने जिसका नाम है क्वांटम एडवाइजर्स। तो यहाँ पे सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में वैसे भी झगड़ा चल रहा है रिजर्व रेशियो को रिलेट करते हुए, और इस समय पे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ये कह रही थी कि आरबीआई का जो सरप्लस है उसका जो अमाउंट है जो दिया जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट को वो बढ़ा देना चाहिए, और आरबीआई जो रिजर्व के अंदर पैसा डालती है उसको कम कर देना चाहिए। तो उससे आप इस रिपोर्ट को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। देखो सरकार ने इस चीज़ को भी साफ कर दिया कि सरकार जो आरबीआई से सरप्लस मांग रही है वो अपने फिस्कल डेफिसिट नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं मांग रही है। अगर आप बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स की बात करते हो, देखो यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज, फ्रेजाइल 5 नेशंस, यहाँ पे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया, आरबीआई के रिजर्व्स को एनालाइज किया गया कि आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं वो 10.5 लाख करोड़ रुपीस के हैं, 26.2% है हमारी बैलेंस शीट के। सिर्फ यहाँ पे 2 ही देश हैं, मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका और रशिया, जिनके हमसे ज़्यादा रिजर्व रेशियोज हैं।
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिजर्व रेशियो को यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं, जैसे यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या यूरो के मुकाबले जिस तरीके से हमें रुपये डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, उस वजह से क्या होता है, जो रिजर्व रेशियो का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, पर जब तक हम उन्हें बेचेंगे नहीं, उन्हें हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये भी इस स्टडी में साफ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पे ही आपको एक और न्यूज़ मिलती है, वो हमारे कोर सेक्टर से रिलेट कर रही है। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 16 मंथ लो इन नवंबर के अंदर जो हमारा कोर सेक्टर है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो पिछले 16 महीने में सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो हमारे लिए एग्जाम रिलेवेंट है कि कोर सेक्टर के अंदर कौन कौन से 8 सेक्टर्स आते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे सेक्टर है कोल, सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पॉज करके एक बारी खुद पढ़ो, याद कर लो, रट लो क्या क्या है। कोल है, सीमेंट है, स्टील है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है और इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है जनरल इलेक्शंस बिगेस्ट ओवरहैंग फॉर इक्विटीज इन 2019, ऐसा कहना है एक रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट है इंडियन आउटलुक रिपोर्ट, जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया। उसमें इस चीज़ को साफ कर दिया 2019 के अंदर जो शेयर मार्केट ग्रो करने वाली है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ग्रो करने वाली है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे बात हो रही है कि जो इक्विटी मार्केट है जनरल इलेक्शन की वजह से बिगेस्ट ओवरहैंग रहने वाली है 2019 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उस वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडियन आउटलुक 2019 रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इस चीज़ को स्टेट किया कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट है वो पॉजिटिव सेंस में रहेगी 2019 के अंदर, अगर हम उसे कंपेयर करें 2018 से। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ऑफ बुल्स एंड बियर। तो सबसे पहले तो ये जो दो शब्द हैं बुल और बियर, ये क्या होते हैं। राइट हैंड साइड पे एक मैंने इस मैप लगाया हुआ है, एक पिक्चर लगाई हुई है। देखो बुल का क्या मतलब होता है। जो बुल जिन्हें लोग कहते हैं या बुल मार्केट कहते हैं, वो हमेशा ये समझते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और हमारे जो शेयर्स हैं उन्हें हम नहीं बेचेंगे क्योंकि आगे जाके वो हमें प्रॉफिट देंगे। बियर जो लोग कहते हैं या बियर मार्केट कहते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है और हम अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेच देते हैं क्योंकि आगे हमारा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बुल मार्केट का मतलब होता है जब इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही है, जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है, स्टॉक बढ़ रहे हैं और प्राइजेस भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कहते हैं बुल मार्केट। यहाँ पे बियर मार्केट के अंदर क्या होता है, जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, रिसेशन पास आ रहा है और जो प्राइस हैं वो नीचे जा रहे हैं, गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये एग्जाम रेलिवेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ऑफ बुल्स एंड बियर वाले आप ग्राफ में देखोगे 2010 में यहाँ पे सेंसेक्स ने कितना चेंज किया, 11 में कितना किया, 16 में कितना किया, 2018 के अंदर कितना चेंज किया, क्या यहाँ पे सेंसेक्स की क्लोजिंग की। तो मैक्सिमम सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी वो 36,068.33 पॉइंट पर जाकर हुई और 2019 के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी हमें और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा कहना है इंडियन आउटलुक 2019 रिपोर्ट का। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है नए ई कॉमर्स से रिलेटेड जो रूल्स हमारे सामने आए हैं उनके बारे में। तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे वर्क कर रही है ई कॉमर्स इंडस्ट्री वो बिल्कुल गलत है और यहाँ पे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को जल्द से जल्द यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। इसके साथ इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया जो लोग मार्केट प्लेस्ड मॉडल पे वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मॉडल है और अगर आपके कोई भी वेंडर के अंदर 25% से ज़्यादा शेयर हैं तो भी आप गलत काम कर रहे हो, उन सब चीज़ों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, आपको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स को देखने को मिला है, चाहे वो अमेजॉन हो, वॉलमार्ट हो या फ्लिपकार्ट हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों को एनालाइज किया गया इस आर्टिकल के अंदर कि यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट उनको क्या देखने को मिला है और हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, जॉब जनरेशन के ऊपर कैसा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो नए रूल्स हैं वो प्रोहिबिट करते हैं कि यहाँ पे जो इक्विटी रिलेशनशिप हो मार्केट प्लेस और ई कॉमर्स प्लेयर्स के बीच में या जो उनके एसोसिएट फर्म है उनके बीच में, उनको प्रोहिबिट किया गया है। यहाँ पे बोला गया जो वेंडर सोर्स है उसमें 25% से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी फर्म की। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो एक इमीडिएट कॉस्ट इम्प्लीकेशन डालते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर। तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर अमेजॉन एक क्लाउड टेल नाम की कंपनी से यहाँ पे इन्वेंट्री लेकर वहाँ पे सारे के सारे माल स्टोर कर चीज़ें स्टोर कर आपके घरों में बेचती हैं।
तो वो गलत है, वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है। आप एक मार्केट प्लेस हो, आप खुद की इन्वेंट्री नहीं रख सकते, क्योंकि उससे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल डीलर्स हैं, जो कि सामान बेचते हैं, उनका नुकसान होता है। तो बिजनेस एस्पिरेशन जो थी उनकी इंडिया में, वो हमें धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड को कहीं ना कहीं सरकार ने माना है। यहाँ पे एक और इम्पैक्ट आप देखो, जो हमारा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हमें घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा था अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो घटती हुई नजर आएंगी। एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हम लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पे सवाल है, हाउ विल दे लिक्विडेट दिस इन अ शॉर्ट टाइम। इतने कम समय में, अभी मैं आपको बताऊं सिर्फ मई तक का यहाँ पे समय दिया गया है, उतने कम समय में कैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की जो कंपनियां हैं वो अपने प्राइजेस को बैलेंस करते हुए जो उनका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल चल रहा था उसको बिल्कुल खत्म कर देंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये कैसे ख़त्म कर पाएंगे। और यहाँ पे जो नए रूल्स हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे हमारे एफडीआई के ऊपर। यहाँ पे जॉब लॉस होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा करती हैं हमारी ई कॉमर्स कंट्री। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको भी ई कॉमर्स की बेसिस पे ही काम मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ यहाँ पे रिलेटेड है। तो जो प्राइवेटली जो यहाँ पे डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम लोग नहीं भूल सकते। तो इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए देखना चाहिए कि यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आए वो सही हो या गलत हो, या जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाए जिससे सबका बेनिफिट हो। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हम आ गए हैं लास्ट पेज पे, पेज नंबर है 18। तो यहाँ पे अब जो फॉरेनर्स होंगे वो डायरेक्टली उड़ के आ सकेंगे अंडमान के अंदर, और वहीं पे ही अपना जो इमिग्रेशन चेक है वो करा सकेंगे। ऐसा नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है। तो जब फॉरेन टूरिस्ट कैन नाउ डायरेक्टली फ्लाई टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज द गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट एज एन ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट। तो अब ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट हो गया है, जहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना दिया गया है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसको यहाँ पे बना दिया गया है एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे फॉरेनर्स का फायदा होगा। इसलिए किया गया है कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। देखो, अगर हम लोग होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन की बात करें तो 2015 के बाद और अक्टूबर 2018 के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 लाख टूरिस्ट यहाँ पे विजिट किया अंडमान एंड निकोबार में। ये जो आर्चिपेलॉग है, ये जो यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है, उसने 4,02,393 टूरिस्ट को रिसीव किया, ओके, जिसमें से 11,818 फॉरेनर्स थे अक्टूबर 2018 तक। तो फॉरेनर्स के लिए और इंडियंस के लिए भी सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता हुआ अभी हमें अंडमान नजर आया है। और उसमें यहाँ पर जिस तरीके से एक नया अमेंडमेंट आया है, यहाँ पे एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट बना दिया गया है, उससे जो यहाँ पे लोगों की संख्या है वो भी हमें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे खबर आई है अल्टीमा थ्यूल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यू हॉरिजॉन मिशन है वो अभी तक के सबसे दूर के ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेने वाला है, उसके सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचने वाला है। और उसका जो नाम है, इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो है अल्टीमा थ्यूल, जो कि 6.4 बिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक और चीज आई है। तो जो नासा की शिप है वो जूम करती जा रही है सबसे दूर, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे दूर वाली कॉस्मिक बॉडी के रूप में, और यहाँ पे उसको फोटोग्राफ भी किया जा चुका है। ओके, ये जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है ये क्यूलिपर बेल्ट के अंदर लोकेटेड है। मैंने बताया था जो क्यूलिपर बेल्ट होती है वो क्या है, हमारा जो नेपच्यून है उससे बाहर की एक बेल्ट है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्यूलिपर बेल्ट के अंदर आती हैं। प्लूटो भी हमारा क्यूलिपर बेल्ट के अंदर आता था। और मैं आपको बता दूं, ये जो बेल्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, हम माना जाता है कि उनके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, फ्रिजिड रीजन होता है, बहुत ही डार्क रीजन होता है। और मिस्ट्री अगर हमें सॉल्व करनी है सोलर सिस्टम की, तो सबसे बढ़िया चीज है कि वहां से कोई चीज अगर हम लोग लेकर आ सकें और उनके ऊपर रिसर्च कर सकें। जो न्यू हॉरिजन है उसको यहाँ पे नासा ने 2006 के अंदर लॉन्च किया था। मेन मकसद यही था कि जो दूर की जो चीजें हैं उनकी हम लोग पिक्चर्स ले सकें, चीजें कलेक्ट कर सकें। और यहाँ पे प्लूटो के पास से वो गुजरा था 2015 के अंदर, और हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड तस्वीरें भी भेजी थी प्लूटो की। तो फाइनली अब जो अल्टीमा थ्यूल है उसकी डिटेल तस्वीरें हमें मिलने वाली है। सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि अल्टीमा थ्यूल क्या है और उसका क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे न्यू हॉरिजन के साथ। राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर आ रही है वो एक पिक्टोरियल, एक परफॉर्मेंस है जो कि आर्टिस्ट ने बनाए हैं। आप देख सकते हो न्यू हॉरिजन को, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरी साइड वो है यहाँ पे अल्टीमा थ्यूल।
तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी ही खबरें थी। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, और जाते जाते लाइक का बटन दबा देना। कोई भी मन में कमेंट, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड एंजॉय दिस न्यू ईयर।